चलिए सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग 3.4 को खत्म कर लिए थे ना। फिर से एक बार आपको याद दिलाना हम चाहेंगे कि 3 जब हम 1 पढ़े और 3.2 पढ़े तो इसमें हम लोग ग्राफ का बात किए। ग्राफीय विधि से दो चर रैखिक समीकरण को हल करना सीखे और साथ साथ ये भी पता किए कि किस समीकरण युग्म का ग्राफ कैसे होगा, किस प्रकार का होगा ना, उसका हल कितना होगा, उसे संगत असंगत के रूप में कैसे कैटेगराइज किया गया है। 3.1 और 3.2 में जाने हम लोग जाने ना। 3.3 जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े ये दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की अगला विधि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जब ये चैप्टर खत्म हुआ तो आया 3.4। 3.4 में हम लोग दो चर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की अगली विधि विलोपन विधि पर बात हम लोगों ने किया ना बाबू। अब जो चौथा विधि आपको हमने बता रखा है जिसको बोलते हैं हम वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि आज हम उसी का जिक्र करेंगे। देखिए ऊपर कहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। पहले बताइए जो समीकरण युग्म जो दिया है इसका कौन सा हल होगा, अद्वितीय होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। ये बात हम कैसे पता करेंगे, तुलना करके। ये भी बात हम पढ़ चुके हैं। तुलना करने में मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ऐसे करके तुलना करते हैं ना। अगर a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा तो अद्वितीय होगा ना। उसका अद्वितीय हल का मतलब केवल और केवल एक हल। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 होगा तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर किसी समीकरण युग्म में तुलना करने पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और डज नॉट इक्वल टू अगर c1 बटा c2 है तो उसका कोई हल नहीं होता है। ये बात हम जान चुके थे। इसके सहारे तो हम ही पता कर लेंगे, लेकिन ये नहीं पता कर पाएंगे, हम लोग अभी नहीं जान पा रहे हैं कि सर वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हल किया जाता है। ठीक ना। तो सबसे पहले हमें हेडिंग लगा लेना चाहिए वज्र गुणन विधि, तब उसको समझ लेते हैं, तब फिर यहां से क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलिए सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाइए बच्चा वज्र गुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, कौन विधि है? वज्र गुणन विधि। ठीक है, चलिए देखिए इसमें लिखिए डैश देके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x तथा यहां लिख दे तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो अब ध्यान से तुम लोग सुनो। देखो इस फॉर्मूला को हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं। वज्र गुणन विधि में डायरेक्ट तुमको xy का फॉर्मूला मिल जाएगा, डायरेक्ट xy का फॉर्मूला मिल जाएगा और तुम आराम से उसको बना सकते हो। देखो इतना हो तो x बराबर में होता है, जानते हो क्या बाबू? ठीक ना। b1c2 माइनस में b2c1। ठीक है, a1b2 माइनस में a2b1 ये फॉर्मूला है।
अब आप कहो सर A1 B1 C1 है जो देख रहे हो ये कहां से आएगा? समीकरण 1 से A1 B1 C1 है, समीकरण 2 से A2 B2 C2 है, और उसमें से निकाल लोगे A1 B1 C1 A2 B2 C2, और x बराबर जो फॉर्मूला यहां बन रहा है कि B1 C2 माइनस B2 C1 बटा A1 B2 माइनस में A2 B1, और मान रख के गुणा करके हल करोगे x का मान निकल जाएगा, खत्म हो गया कहानी। इसी को बोलते हैं वज्र गुणन विधि से हल करना। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला आप कहां से चटाक दे लिख दिए, हमको याद है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका प्रूफ है, ऐसा बात नहीं है कि इससे हम लोग ये चीज नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन रहने दीजिए, फिर दूसरी बार जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो हम वहां पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। अभी आपके ऊपर ज्यादा हम प्रेशर डालना नहीं चाहते हैं, आसान है, ठीक ना, थोड़ा लेंथी है, इसलिए उसको हम अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन आपको सिद्ध करके आगे दिखा देंगे। याद करने का कहां है, याद करने का कैसे होगा सर, अभी हम याद करने का ट्रिक दे रहे हैं, ऐसा ट्रिक जो जीवन में फिर कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना। पहले देखिए C1 A2 माइनस में C2 A1 और बट्टा में A1 B2 माइनस में A2 B1 एक्स वाई का निकालने का फॉर्मूला, डायरेक्ट x निकल जाएगा, डायरेक्ट y निकल जाएगा। जिस y को निकालने के लिए हम प्रतिस्थापित कर रहे थे, विलोपन विधि लगा रहे थे, ग्राफ खींच रहे थे, उसका एक और शॉर्टकट तरीका है डायरेक्ट x का मान डायरेक्ट y का मान। कोई दिक्कत? याद करने का तरीका देखिए क्या होगा, x बराबर में BC से याद कर लीजिए बस, तो बस 12 माइनस बस 21 बटा अब 12 माइनस अब 21 मिलेगा। अब y बराबर का 12 माइनस का 21, अब 12 बटा अब 12 माइनस अब 21 हो गया, खत्म। नहीं याद होगा, याद नहीं होगा तो काम खत्म। ये समस्याएं हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं थी, ये बच्चे लोग याद, सर इसका कोई, अरे बच्चे को बात छोड़ो, कब हम ही भूल जाते थे ये क्या लिखे B1 C2 क्या 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 क्या। अब हमने सोचा कि रुको कोई उपाय लगाना पड़ेगा, तो ठीक हमने सोचा अपने से BC से बस 12 माइनस बस 21 अब बटा अब 12 माइनस अब 21, ए बी से अब अब आई के जगह का 12 माइनस का 21, अब 12 माइनस अब 21 हुआ, समझ में आया? एक बार बोल लो तो थोड़ा, अब 21, हाँ ठीक है, का 12 का 21 अब 12 अब माइनस अब 21, क्लियर है? देखो नीचे दोनों में सेम है, अब 12 अब 21, अब 12 अब 21, हाँ ये बस सही जाए का, बस 12 बस 21 का 12 का 21, क्लियर है? नोट करो, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको। चलिए तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। यहां सब हल करने में दिक्कत नहीं ना होगा, लेकिन पहले ही क्या कहा है, बात को पहले समझना पड़ेगा। पहले पूछ रहा है बताइए इसका कौन सा हल होगा, ओकरा बाद से बताइएगा, ओकरा बाद से हल करिएगा। कब हल करना है? जब ये अद्वितीय हल की स्थिति में आएगा तब। अद्वितीय बोला है ना यहाँ पे, देखो अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से क्या करिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आप देखिए सॉल्व में यहाँ आइए, क्वेश्चन पेपर में से इन दोनों समीकरणों को निकाल लीजिए। x माइनस में 3y माइनस में 3 इक्वल टू सोना, समीकरण नंबर 1 बोलो। 3x माइनस में 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2 बोलो बच्चा पार्टी। a1 का मान बोलो, अरे चुप काहे हो, 1 होगा ना, समीकरण 1 से a1 b1 c1, और यहां पे बोलो b1 का मान बोलो -3, c1 का मान बोलो -3, a2 का मान बोलो 3, अब b2 का मान बोलो और c2 का मान बोलो। अब लिखो तुलना करने पर, क्योंकि तुलना से ही पता चल पाएगा, तुलना से ही पता चल पाएगा कि कौन सा हल होने वाला है। यहां लिखेंगे तुलना करने पर, तो यहां तुलना करने पर होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का काम कर रहा है बाबू मेरे 1, a2 काम कर रहा है 3, बताना यहां देख लो 1 बटा 3। b1 काम कर रहा है -3 और b2 काम कर रहा है -9, c1 काम कर रहा है -3 और c2 काम कर रहा है -2।
देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 तरीका 9 है तो कटेगा नहीं। 1/3 बराबर 1/3 और बराबर 3/2। आप बताओ ये दोनों बराबर नहीं ना है? तो a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होगा तो वज्र गुणन का बातें नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अद्वितीय हल की स्थिति में बोला है। अद्वितीय हल कब होता है? जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तब। समझ गए हैं? तो यहां लिखेंगे, इसलिए यहां a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 कहेंगे। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। लो भैया सेवा समाप्त। कोई दिक्कत है किसी को? जब कोई हल नहीं होगा तो हल करना ही नहीं है वज्र से तभी हल करना है जब वह अद्वितीय होगा। नोट करिए, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका भी वही हाल है। आप सॉल्व में जाइए खूब आराम से। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर सेकेंड। राइट? a1 का मान खूब प्यार से निकालिए सर 2, b1 का मान निकालिए 1 और c1 का मान निकालिए -5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। -5 लाएंगे तो -5 हो जाएगा। a2 का मान बोलो 3, b2 का मान बोलो और c2 का मान बोलो। चलिए यहां लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2। बोलिए कौन दिक्कत है? अब a1 का मान रखिए कितना बाबू? 2। अब b2 का मान कितना है? 3 बराबर b1 का मान बोलो कितना है? 1। अब b2 का मान कितना है? 2 और c1 का मान बताओ कितना है? -5 और यहां -8। हम देख पा रहे हैं कि यही बराबर नहीं है, नहीं है ना? तो यहां लिखेंगे चूंकि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। बताइए कौन दिक्कत है तो बताइए तो बाबू। नहीं है ना? अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो उसे वज्र से हल करना है। तो x बराबर में वही फॉर्मूला याद किए हैं। बताइए आप लोग क्या होगा? नहीं बोलो, सीधे लिखो बस 12 माइनस में बस 21 अब बटा में अब 12 माइनस में अब 21। बोलो अब सुनो, x बराबर b1। भैया b1 खोजो खोजो खोजो। b1 1 गुणे c2 -8। तो ये गुणे -8 बिचवा माइनस है तो रहेगा। b2 कहने है b2 2 गुणे c1 -5 और बट्टा में हो जाएगा a1 2 अब से b2 2 माइनस a2 3 और फिर b1 1। तो x बराबर मिलेगा -8 माइनस माइनस प्लस 10 बटा में 4 माइनस में 3। बोलो ना बच्चा। -8 प्लस 10 माने +2। 4 में से 3 जाएगा 1। जब तुम x से भाग 1 में 2 में 1 से भाग करेगा तो आएगा तुम्हारा 2। x का मान कितना सुंदर आ गया 2 आया। अब चलिए सर y पर, y का मान भी चाहिए ना। y बराबर में का 12 माइनस का 21। अब 12 बटा अब 21। अब 12 माइनस में अब 21। अब y बराबर में c1। भैया c1 -5 गुणे a2 3 माइनस में c2। तो यहां +8 लिख दे क्या?
क्योंकि यहां C2 का मान माइनस, तो माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस। A1 का मान बता दीजिए कितना होगा 2। इसके बट्टा में बताओ बाबू A1 का मान 2, B2 का मान बता दो 2, और A2 का मान बता दो 3, B1 का मान बता दो 1। कोई दिक्कत है? तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 15 प्लस 8 दूना 16 और बट्टा में 4 माइनस में 3। ओके ओके, तो y इक्वल टू 1/1, 16 में से 15 जाएगा 1, और 1 में 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 1। दिस इज माय आंसर। बताओ ये क्या, ऐसा लग रहा है कि सबसे आसान यही है, लेकिन जब कहेगा ना तबे बनाना, विलोपन से ही, मैंने कहेगा वज्र से तब वज्र बनाना है, कहेगा प्रतिस्थापन तो, किसी भाषा में कहेगा ये फलाना को हल करो तो कौनो विधि लगाना हो लगा लेना, मुझे बस ग्राफ छोड़ के, ग्राफ में ग्राफ की जरूरत पड़ जाएगी। छापो जल्दी से। चलिए, तो इससे क्या आ रहा है बाबू, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा, इतना आया होगा। अगर आप बनाए होंगे तो तीनों बराबर हुआ होगा, और जब तीनों बराबर होगा तो अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल। और अनेक हल की स्थिति में भी हमें वज्र गुणन से हल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हल करना है कब, जब अद्वितीय हल होगा तब। इसके बाद वाला क्वेश्चन को ट्राई करिए आप खुद से। हाँ, बाहर जाना है, जाओ। चलो बताओ, इसका क्या है, अद्वितीय हल है ना, x का मान कितना लाए हो, अब y का मान। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप तुलना करोगे तो अद्वितीय हल आएगा, मतलब A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होगा। और जब उतना हो जाएगा तो आराम से आप वज्र से हल करोगे, x और y का मान निकालोगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगला सवाल आपके सामने है सर, ये 2 नंबर सवाल में हम आ गए हैं। देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ए और बी का मान देखो, यहां पे क्या लिखा है, यहां लिखा है 2x प्लस 3y बराबर में 7, समीकरण नंबर 1। और यहां लिखा है a माइनस में b इंटू में x, और प्लस में a प्लस b इंटू में y, और बराबर इधर बोला है 3a प्लस b माइनस 2। ये समीकरण कितना है, 2। इन दोनों समीकरणों में पूछ रहा है ए बी का एक ऐसा मान बताइए जिसको यहां रखा जाए तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप निकालिए A1 का मान 2, B1 का मान 3 और C1 का मान -7, A2 का मान a माइनस बी, बोलो बाबू, अरे a माइनस बी, और B2 का मान a प्लस बी, और C2 का मान पूरा सेट उठा लाओ तो यहां लिखो -3a प्लस बी माइनस का 2। बोलो, अब यहां तुम लोगों को लिखना है, चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए फॉर्मूला बनेगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर में C1 बटा C2। बोलो, तो A1 का मान जरा मुझे बताओ कितना होगा, 2। A2 का मान कितना होगा, a माइनस बी, बराबर B1 का मान मुझे बताओ 3, B2 का मान बताओ a प्लस बी, और C1 का मान बोलो -7, अब बटा में इसका मान है -3a प्लस बी माइनस कितना 2, माइनस माइनस प्लस। अब इसमें किसी 2 को लेकर हल करो, काम तुम्हारा हो जाएगा। या तो इतना बराबर इतना को लेकर हल करो, अच्छा इतना बराबर इतना को लेकर हल करो। तो हम इन दोनों को हल नहीं करते हैं, चूंकि तो कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो सब बराबर ना होगा।
तो बराबर कर दिए हैं, तब ए बी का मान निकाल रहे हैं ताकि बराबर रहे। समझ में आया? जब शून्य निकाल रहे थे बहुपद में दूसरे चैप्टर में, तो बताओ पी एक्स का मान पहले ही 0 कर रहे थे ना, और तब जो एक्स का मान निकल रहा था उसको 0 आ रहा था, तो पहले बराबर कर दीजिए और तब जो ए बी का मान आएगा वो ऑटोमेटिक आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो 2 बटा में ए माइनस बी और बराबर में 3 बटा में ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां करोगे तो 3a माइनस में 3b बराबर में 2a और प्लस में कितना होगा 2b। बोलो a को इधर खींच के लाओ, b को वहां उधर लेके जाओ, तो यहां होगा 3a और बराबर में कितना, माइनस में कितना 2a और बराबर में कितना 2b और प्लस में कितना 3b। बोलो अब यहां पे लिखोगे इसको तो 2 गो ए में से 3 गो ए में से जाएगा तो कौ गो होगा, ए गो ए और बराबर में यहां होगा 3 2 5 बी, 5 बी को उधर लाओ, तो ए बटा बी बराबर में 5 बटा में 1, तो ए का मान आया 5 और बी का मान आया कितना 1, आंसर हो गया। बोलो लेकिन देखो एक बात ध्यान से सुनना है, ए बी का मान यहां रखोगे यहां रखोगे दोनों बराबर हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है कि दोनों बराबर होगा? बुझ रहे हो? तो हल करने के लिए हमको अस्वस्थ होने के लिए माने पूरी तरह से संतुष्ट होने के लिए हमको इसको और इसको लेकर भी हल करना चाहिए। ठीक, और जब इसको लेकर हल करेंगे उसमें भी ए और बी का मान इतना आ जाएगा तो हमारा आंसर परफेक्ट है। फिलहाल इसको रख के अगर चेक करो, यहां पे चेक करो, तीनों पे चेक करो जी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो यही छोड़ दो जी कि हाँ ये सही है, कोई दिक्कत? तो देखो यहां रखो 2 बटा में a माइनस बी मतलब 5 में से जाएगा कितना होगा 4, बोलना 3 बटा में 5 a का मान 5 b का मान 1 तो कितना होगा 6, और यहां है 7 और बटा में यहां देखो 3 5 15 और b का मान 1, 15 1 16, 16 में से कितना होगा 14 और माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, तो पूरे फक्र के साथ हम कह सकते हैं कि यही हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। खत्म। आया समझ में? सवाल को नोट करिए। आज के लिए इतना ही, आगे जो बना सकते हैं आप बनाइएगा, फिर आगे बात करेंगे कल ना। चलिए पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर तक हमने बना लिया था। यह जो क्वेश्चन है 3.5 का दूसरा क्वेश्चन का दूसरा सवाल है जो कि सामने दिख रहा है। बनाना शुरू करें ना, शुरू करें। क्या कह रहे सवाल? कह रहे के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने के लिए के का मान बताइए। तो हम पहले लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व में समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर में 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है। उसके बाद यहां लिखा है 2k माइनस में 1 इंटू में x प्लस में k माइनस में 1 इंटू में y और बराबर में 2k प्लस 1। बोलो बच्चा, ये है आपका समीकरण नंबर कितना? आप सबसे पहले a1 का मान निकालिए। a1 का मान 3, b1 का मान बताओ 1 और c1 का मान -1। a2 का मान बताओ कितना होगा? 2k माइनस 1, ए होगा a2 का मान, और b2 का मान आप देख रहे हो k माइनस 1, तो यहां होगा b2 बराबर में k माइनस में 1 और c2 बराबर में हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 1। बोलिए। अब हमें कहेंगे चूंकि कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए, ए बाबू कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और डज नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। हाई दोनों बराबर हो जाए तो हो जाए, लेकिन हाई दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखो इसको भी बराबर कराना पड़ेगा, इसको बराबर। अगर हाई दोनों बराबर नहीं होगा तब तो अद्वितीय में हल आ जाएगा। है? पहले हम उसी को प्रायोरिटी देंगे जिससे हमको पहले मुलाकात होगा। बात बुझाया?
एक मतलब जैसे हम कहना चाहते हैं कोई समीकरण युग में ए भी बराबर ना हो ए भी बराबर ना हो तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो उसका कोई हल नहीं होगा। हम पहले देखेंगे बराबर नहीं है अद्वितीय हल, हई बराबर हो या चाहे ना हो, एगो बराबर नहीं हुआ अद्वितीय हल, हई बराबर है हई नहीं होगा तब कहेंगे कोई हल नहीं। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर। a1 का मान बताइए कितना होगा 3, a2 का मान बोलो वो कितना है 2k माइनस 1 बराबर में b1 का मान बोलो a का, b2 का मान बोलो k माइनस 1 डज नॉट इज कॉल 2 माइनस 1 और बट्टा में माइनस 2k प्लस में कितना बाबू a। आप इन दोनों को लेकर हल को इसको बराबर कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों बराबर करो। लिखो यहां पे ये चूंकि 3 बट्टा में 2k माइनस 1 बराबर में 1 बट्टा में k माइनस में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुणा, तो 3 में k से 3k और माइनस में 3 और बराबर में यहां होगा 2k और माइनस में 1, 2k इधर आएगा तो 3k माइनस में 2k बोलो, और बराबर में माइनस 1 और प्लस का 3 इधर आ जा, यहां होगा k बराबर में कितना बाबू 2। k का मान अगर 2 के बराबर हो जाएगा तो हाई दोनों बराबर होगा, आए दोनों बराबर होगा हाई बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोई हल नहीं। अब देखो इसको ज्ञात करना जरूरी है कि नहीं है, इसी से पता लग जाएगा। इसका आंसर 2 ही दिया होगा, दिया है देख लो, चेक करो, चेक करो तब ना क्लियर होगा, तुमको भी समझने में जाएगा। अब सुन लो, ये 2 पर इसको चेक करने का आप कहोगे सर हाई बराबर हो गया, कहीं हो बराबर हो गया तो क्या होगा, तो उसको उस सस्पिशन को दूर करने के लिए तुम यहां के का मान सब में मान पुट कर लो, तो यहां हाई दोनों तो पक्का बराबर होगा, खाली है में रखो, यहां रखोगे 1 और यहां के का मान 2, 2 में से जाए कितना होगा 1, इसका फाइनल मान कितना 1, इसका भी मान 1 आ जाएगा तो कह देंगे दोनों बराबर होगा, और नहीं तो बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो काम खत्म हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो यहां पे 2 एकम 2, यहां देखो 1 बटा में 2 एकम 2, 2 दूना के का मान 2, 2 दूना 4 प्लस 1 मतलब 5। आप बताओ 1 और 1 बटा 5 को बराबर होगा तो नहीं होगा, ये आपका आंसर आ चुका है। कौन दिक्कत है, आया कि नहीं आया समझ में, आया तो जल्दी नोट करिए। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन और वज्र से हल करना है, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं बताइए, ठीक ना। तो तनी मुनी याद करने के लिए थोड़ा सा हम बना देते हैं ना। एक बार बाबू 8x प्लस 5y बराबर में 9, समीकरण नंबर 1। यहां है 3x प्लस 2y बराबर में 4, समीकरण नंबर 2। तुम चलो बच्चा पार्टी समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 8x प्लस 5y बराबर में कितना 9, यहां होगा 8x बराबर में 9 माइनस में 5y, x बराबर में हो जाएगा 9 माइनस में 5y बट्टा में 8। अब यहां लिखो x का मान, समीकरण कितना में 2 में रखने पर सबको पता है ना, 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे। अब समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर में 4, 3x प्लस 2 गुणे y का मान बोलो बच्चा, ओए ओए सॉरी 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 x का मान ना, तो 3 गुणे x का मान कितना है 9 माइनस में 5y बटा में कितना 8, अब प्लस में 2y बराबर में कितना 4। अब इसको हल करो, 3 से गुणा करो तो 9 3, अब माइनस 5 15y और बटा में 8 प्लस में 2y बराबर में 4 बोलो, यहां होगा 27 प्लस 15y प्लस 8 दूना 16y और बटा में 8 बराबर में कितना 4, 15 गो 16 गो 31 गो 31y प्लस 27 क्या, अच्छा यहां माइनस है, सॉरी 1 मिनट, यहां माइनस है, हो गया जाने दो कोई बात नहीं, अब वो नहीं आएगा। अब यहां कितना होगा बोलो 27
प्लस वाई बराबर 8 चौका 32, 8 गया होने, 8 चौका यहां माइनस 15y है, प्लस में 16y, 16 में से 15 जाएगा प्लस y, और 27, 27 को उधर भेज दो तो कितना होगा बताओ तो। y बराबर में 32 माइनस में 27 और y बराबर में कितना हुआ 5, इसलिए x इंतजार कर रहा है y का, कहां पे, यहां पे 9 माइनस में 5y और बट्टा में कितना है 8 है। x बराबर में 9 माइनस में 5 गुणे y का मान 5 बट्टा में 8, x बराबर में 9 माइनस में 50, 25 बटा 8, x बराबर में माइनस से कितना हो जाएगा माइनस 16 बट्टा में 8, 8 दूना 16, x का मान कितना होगा -2, तो x और y का मान निकल के सामने आ चुका है, x का मान कितना -2, y का मान 5। ये रहा प्रतिस्थापन विधि। अगर आपको निकालना हो तब वज्र गुणन विधि से। कौन विधि से बाबू, वज्र गुणन विधि से अगर आपको निकालना होता तो क्या करते, इस विधि का नाम आप रख दीजिए भैया, कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि। उसने कहा है कि आप दोनों विधियों से हल करिए और तब मुझे बताइए कि कौन विधि आपको अच्छा लगता है, कौन आसान लगता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में क्या करना है बबुआ, x बराबर में करना है बस 12, उसे पहले आपको a1 b1 c1 निकालना पड़ेगा ना। समीकरण लिखिए पहले, 8x प्लस में 5y बराबर में 9, उसके बाद है 3x प्लस में कितना बाबू 2y बराबर में कितना 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, a1 का मान कितना है 8, b1 का मान कितना है 5, c1 का मान कितना है 9, a2 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है और c2 का मान बताओ। इसलिए x बराबर में बस 12 माइनस बस 21 बट्टा में अब 12 माइनस में अब 21, सही है। यहां बोलो b1 का मान कितना रखोगे 5 और c2 का मान कितना है -4, माइनस b2 का मान कितना है 2 और c1 का मान कितना है -9। अब बट्टा में हो जाएगा a1 का मान 8 और b2 का मान 2 और माइनस a2 का मान 3 और b1 का मान 5, यानी x बराबर होगा माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 18 बट्टा में 16 माइनस 15। ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद x बराबर में होगा माइनस का 2 और बट्टा में 16 में से 15 गया 1, x का मान बोलो -2। अब इसी प्रकार आप y का मान निकालोगे, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख जाएगा ना। चलो दिख जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। अब y बराबर में क्या होता है का 12 माइनस का 21 बटा में अब 12 माइनस अब 21। बताओ ट्रिक भूलने वाला है कहियो। c1 का मान जरा बताओ ना मुझे, माइनस का 9, a2 का मान बताओ 3 माइनस में c2 का मान बताओ, तो यहां +4 कर दें। a1 का मान कितना बाबू 8 बटा में a2 का a1 का मान 8 b2 का मान 2 a2 का मान 3 b1 का मान 5। तो y बराबर माइनस का 27 9 27 8 चौका 32 बटा में 8 दूना 16 माइनस 15, यानी y का मान होगा माइनस का 5 नहीं प्लस का 5, प्लस का 5। इसमें भी +5 आया है ना, आया है, और इसका मान 1 यानी y का मान कितना 5। आई बन गया सर वज्र गुणन विधि प्रतिस्थापन विधि। कौन अच्छा लगा आपको, उतारोगे का, इसको आप लोग घर से बना लेना, बन जाएगा। इसके बाद रहा भाषा वाला क्वेश्चन, तो भाषा वाला क्वेश्चन के बाद करें वो है। देखो एक और भाषा वाला सवाल देखो, ठीक है, घबराओ नहीं। ऊपर बोला है, अब देखो तुमसे क्या कह रहा है यहां पे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है जो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए, पहले समीकरण युग्म बनाइए, यदि उनके हल उनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से क्या करिए, हल ज्ञात करिए। अब बीजगणितीय विधि में किसी का नाम रखा है,
बीजगणितीय में 3 गो विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। अब एक बाद से जिस विधि से तुमको बनाना है, बनाना भैया, हम फोर्स नहीं करेंगे, जिस विधि को लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन ने मना कर दिया है। क्वेश्चन ने कहा बीजगणितीय विधि, तो बीजगणितीय विधि में कौन को विधि होता है? 3 गो। कौन कौन? प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र। चलो क्या कहता है क्वेश्चन। एक छात्रावास में मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। माने एक छात्रावास में कोई लड़का रहता है तो महीना का 1 भाग नियत है, जो इतना दिन रखिएगा तो आपको इतना पैसा देना है, बात खत्म, ठीक ना। और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया, और शेष जो 1 भाग नियत है, और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितना दिन भोजन लिया। आगे बोल रहा है, जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, तो 20 दिन अतिरिक्त है, नियत तो है, नियत तो देता ही होगा, उसके अलावा 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन का व्यय क्या करें? ज्ञात करें। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है बाबू, माना नियत व्यय, नियत व्यय, नियत व्यय बराबर में कितना रुपया? x रुपया, तथा प्रतिदिन, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन अतिरिक्त जो भोजन का मूल्य है वो कितना रुपया है? y रुपया। अब देखो प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से यहां कहेंगे ए 20 दिन भोजन करता है, लिख देते हैं, चूंकि इस बार ए 20 दिन क्या करता है बाबू? भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, तो 20 दिन अतिरिक्त है, नियत तो रुपया वो दिया ही दिया है लड़कवा। ये जो है वो नियत रुपया, जो नियत व्यय है वो तो दिया है, क्योंकि 1 महीना का पैसा इस बात पे है कि 1 भाग को नियत है और 1 भाग इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा ने कितना दिन भोजन लिया। तो माने 1 महीना का जो पैसा देने का खर्चा है वो व्यय, नियत व्यय और अतिरिक्त भोजन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो नियत व्यय 100 रुपए तो दिया ही होगा, अतिरिक्त कितना दिन भोजन किया है? 20 दिन, तो 1 दिन के लिए कितना रुपया? तो 20 दिन के लिए कितना रुपया? 20 हो, दोनों रुपये में मिला 1 और रुपया, 1000 रुपये। समीकरण नंबर कितना? फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अब आओ प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से। ए बाबू, दूसरा भाग में कह रहा है चूंकि बी 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन का करता है? भोजन करता है, तो ये बताइए, ये भी तो 100 रुपये दिया ही होगा नियत वाला, और 26 दिन जो भोजन किया है तो 1 दिन के y रुपये, तो 26 दिन के कितना रुपया? 26 y रुपया इसको देना पड़ेगा, और दोनों रुपये में मिला 1 और रुपया, 1100। समीकरण नंबर कौन विधि बनाओगे बताओ? विलोपन आसान है ना यहाँ पे, क्योंकि x कट जाएगा, खट दे आ जाएगा। बोलो, देखो बना रहे हैं यहाँ पे, समझो। समीकरण 1 तथा कितना से? 2 से, यानी कि x प्लस 20y इक्वल टू में 1000 और x प्लस 26y इक्वल टू में 1180। बोलो बच्चा, माइनस 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 ख से खत्म, माइनस का 6y इज इक्वल टू में माइनस 180, माइनस माइनस प्लस 6 18 30, यानी y का मान कितना आया बाबू? 30। अब यहां तुम कहेगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है कितना? x प्लस 20y इज इक्वल टू में 1000। बोलो बच्चा, तो x प्लस 20 गुणे y का मान कितना लाए हो? 30, यानी कि 30 रुपया है, और बराबर में कितना रुपया? 1000 रुपया। अब देखो 3 दूना 600, 1000 में से 600 जाएगा तो डायरेक्ट मार दे बाबू 400। तो नियत व्यय 400 रुपया, और प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन का मूल्य है 30 रुपया। खेल खत्म। समझे कि नहीं समझे? तो लास्ट में लिखना पड़ेगा ना, अतः नियत व्यय, नियत व्यय बराबर में कितना रुपया? x, यानी x है, x का मान कितना रुपया? 400 रुपया। आप प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन का मूल्य तुम लिख लेगा, कितना रुपया? 30 रुपया। सवाल कंप्लीट है।
इसके बाद वाला सवाल आप ट्राई करना, देखो ध्यान से। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। कितना अच्छा बात है ना। बनाए हो कि नहीं बनाए हो? मानना भिन्न का अंश, भिन्न का हर, और भिन्न हो जाएगा x/y। अब कहना प्रश्न के पहले भाग से जब भिन्न लिख देना, कहना अंश में घटाएंगे तो 1/3 हो जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अगला बार में हर में 8 जोड़ देंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां समीकरण 1 समीकरण 2 जन्म विधि लगा कर बनाना है, बना लेना। xy का मान निकलेगा, फिर भिन्न निकल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो यहां पे ई छोड़ देना तुमको, इसको हम बनाएंगे, नोट करिए, और बाकी आप घर बनाइएगा, ठीक ना। धन्यवाद आज के लिए सर। चलिए लो सुनिए, 3.5 का क्वेश्चन नंबर कितना का 5 है? 4 नंबर का 5 नंबर है, और हमें लग रहा है इसके साथ चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हो जाएगा ना। देखिए सवाल क्या कहता है, बढ़िया सवाल है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। एक आयत का क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी होती है, कब? जब उसके लंबाई को 5 कम कर रहे हैं और चौड़ाई को 3 बढ़ा रहे हैं। यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, मतलब लंबाई को 3 बढ़ाएं, चौड़ाई को भी 2 बढ़ा दे, तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या करिए? ज्ञात करिए। तो आप सबसे पहले जो कह रहे हैं ना, उसको मान लीजिए। पहले कहिए यहां पे, माना आयत का बाबू लंबाई, आयत का लंबाई बराबर में x, तथा आयत का चौड़ाई, जब आयत का चौड़ाई पाइएगा आप लोग तो इसको मान लीजिए y। इसलिए तुरंत यहां कह दीजिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का बाबू क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, माने x इंटू में y। कोनो दिक्कत है तो बताइए। अब आइए प्रश्न के पहले भाग से। यहां होगा प्रश्न के पहले भाग से। तो पहला भाग में क्या कह रहा है? यदि लंबाई में 5 इकाई, तो आप देखिए यहां पे लंबाई x है, चौड़ाई y है, और दोनों में अगर गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल हमारा क्या है बाबू? xy है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। तो माने लंबाई x, चौड़ाई y, तो सर गुणा करेंगे यहां पे तो क्षेत्रफल का होगा xy। अब हो क्या रहा है जरा ध्यान से सुनना। 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा, क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। पहले से 9 कम होगा, कब? जब उसके लंबाई में 5 कम करेंगे, लंबाई में 5 कम कर देंगे और चौड़ाई में 3 बढ़ा देंगे, और चौड़ाई में 3 का कर देंगे? बढ़ा देंगे। ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में? क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसके लंबाई में 5 इकाई की कमी की जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि की जाती है। मतलब पहले के तुलना में लंबाई में 5 अब कम करेंगे, चौड़ाई पहले के तुलना में 3 बढ़ाएंगे, और तब लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। तो पुराने वाला जो क्षेत्रफल रहा होगा, जब कुछ नहीं किया गया था, xy था, तो पुराने वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई का हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत है? अब यहां से गुणा करेंगे तो आपको समीकरण 1 बनेगा। x में y से कितना हो जाएगा? xy। x में 3x से कितना होगा? 3x। 5 में y से माइनस का 5y, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, और यहां माइनस प्लस का होगा माइनस, 5 तिहाई 15, बराबर में यहां होगा xy माइनस में कितना? 9। xy और xy बराबर के आर पार है, खत्म हो जाएगा। दिख रहा है? xy बराबर के आर पार समान चिन्ह में है, खत्म। कोई दिक्कत? अब यहां क्या बच रहा है बाबू? 3x। अब बच रहा है 3x माइनस में 5y, और बराबर में नहीं, हाँ माइनस में कितना है? 15। माइनस का 15 और बराबर में माइनस से कितना? 9। अब 15 को उस साइड भेज दीजिए, तो यहां हो जाएगा 3x माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस में 5y, बराबर में माइनस का 9 और प्लस का 15, यानी हो जाएगा यहां पे 3x माइनस में 5y और बराबर में प्लस का 6। समीकरण नंबर कितना? 1। कोई दिक्कत हो तो बताइए।
आगे देखिए तो प्रश्न के दूसरे भाग से क्या कह रहा है दूसरा भाग में? यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो पहले लंबाई क्या था? x, चौड़ाई क्या था? y, तो क्षेत्रफल क्या था? xy। देखो क्या हो रहा है, हो ही रहा है जो अगर आप लंबाई में 3 बढ़ा रहे हैं तो पहले x है, 3 बढ़ाना होगा तो x प्लस का करना पड़ेगा 3। और बताओ पहले चौड़ाई कितना था? y, चौड़ाई को भी हमें कितना बढ़ाना है? 2, तो 2 बढ़ा देंगे। अब जो क्षेत्रफल होगा वो पहले वाले क्षेत्रफल से 67 को अधिका हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे बाबू? 67 जोड़ देंगे। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो आप गुणा कर दीजिए, x में y से xy, x में 2 से 2x, 3 में y से 3y, प्लस 3 दूना 6 बराबर में xy प्लस में 67, यानी xy और xy बराबर क्या पर है? खत्म। बोलो यहां 2x प्लस में 3y और 67 को 6 को उधर भेजेंगे तो यहां का होगा 61। समीकरण नंबर कितना? 2। अब समीकरण 1 और 2 से जब हल करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई निकल के सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नोट करिए और यहां से आगे बनाइए। तो आप हल किए हो तो कितना आया है बाबू? x का मान कितना आया है और y का मान कितना आया है? अब इस बात को तुम लोग थोड़ा महसूस करो। आंसर को क्या कह रहा था? अगर लंबाई, यहां पे लंबाई का मान 17 और चौड़ाई का मान 9, अगर लंबाई है चौड़ाई है तो 17 9 153 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बोलो जी। अब हम काम करते हैं, इसके लंबाई में 5 कम कर रहे हैं तो आ जाएगा 12। बोलो, और चौड़ाई में 3 अधिक बढ़ा रहे हैं तो हो जाएगा 9 3 12। तो इसका क्षेत्रफल आ रहा है 144 और बोला है जी कि पहले वाले क्षेत्रफल से 9 कम हो जाएगा। तो बताओ 153 में से 9 कम होगा तो 144 आएगा कि नहीं आएगा? दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? अब कह रहे यदि लंबाई में 3 इकाई बढ़ा देते तो 17 3 कितना कर देते? 20। और चौड़ाई में 2 बढ़ाते तो कितना होता? 11। तो 11 दूना 22 मतलब 220 हो जाता। बोलो जी। आप कह रहे हैं कि जब यह होता तो 67 पहले वाला से 67 बढ़ जाता। आप बताइए इसे 67 अधिक है कि नहीं? 220। 153 से 67 अधिक है कि नहीं? 220 है। तो इस तरह से क्या होता है? इस प्रमाणित होता है कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट सही है बिना आंसर को मिलाए। समझ में आया? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े। तो सर यह चैप्टर समाप्त हो गया है, बधाई हो आपको ना। अब देखिए 3.6, ये लास्ट चैप्टर है और सर मजेदार क्वेश्चन इसी में है, ठीक ना। थोड़ा सा आपको दिशा को भटकाने वाला क्वेश्चन अगर मिलेगा तो इसी में मिलेगा। देखिए क्या कहानी चल रही है, आइए समझते हैं आराम से। अभी तक जब भी आप चर देखे हो ऊपर देखे हो, ऊपर, नीचे नहीं देखे हो। देखे हो? नीचे नहीं। अब नीचे आएगा। नीचे आएगा तो क्या करना है जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस सवाल को देखो, सॉल्व में चल रहे हैं और सॉल्व में जा रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं 1/2x 1/3y और बराबर में कितना होगा? 2। इसका एलसीएम करोगे तो 2 3 6xy हो जाएगा। बताओ ना, 2 के पारा कवर पढ़ोगे 6 आएगा 3 बार, एगो x एगो खत्म हो जाएगा। तो 2 3 6 तो 3 कम 3 y के y। बोलो ना, x तक खत्म हो गया ना। 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो 2 में 1 से 2, अब y से y खत्म, बचा x, x से आके लग जाएगा और बट्टा में बराबर में 2। 2x को पहले लिखो तुम, 3y को उसके बाद लिखो और इसको लेकर उधर गुणा करो तो 6 दूना 12 x y समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत है तो बताओ ना, आ रहा है समझ में? अब फिर उस दूसरे समीकरण को इसके नीचे तुम नोट करना, चूंकि 1 बटा कितना बाबू? 3x और 1 बटा में कितना? 2y बराबर में 13 बटा कितना होगा? 6। इसका एलसीएम करोगे तो कितना होगा? 6xy। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब 3 दूना 6 तो यहां होगा 2, x खत्म हो जाएगा तो यहां y होगा। बोलो,
दो तिहाई 6 तो 3 कम 3, वाई से वाई खत्म, बचा x, x यहाँ लग जाएगा और यहाँ होगा 13 बटा कितना 6, ये 6 से 6 का हो जाएगा खत्म, क्योंकि 6 इधर गुणा में ऊपर जाएगा तो भागे में ना होगा, तो फिर 6 से 6 कटे करेगा, तो अब ये कटा दीजिए। 3x को पहले लिख दीजिए और 2y को बाद में लिख दीजिए, क्योंकि सजा के लिख रहे हैं। और यहाँ पे xy में 13 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 13xy, ये रहा सर समीकरण नंबर कितना 2। अब समीकरण 1 और 2 से जाना है, समीकरण 1 और 2 से जाना है। समीकरण 1 में आपको गुणा करना पड़ेगा कितना से 3 से, इसमें गुणा करना पड़ेगा कितना से 2 से। यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। 1 को ऊपर लिखिए, 2 को नीचे लिखिए, गुणा करके लिखिए 3 दूना 6x प्लस 3 त्रिका 9y और बराबर में 12 तिहाई 36xy। इसमें गुणा करिए 2 से 2 तिहाई 6x और प्लस 2 दूना 4y और बराबर में हो जाएगा 13 दूना 26, 13 दूना 26xy। कोई दिक्कत तो बताओ, यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा। 9 गो y प्लस में 4 गो y माइनस में, तो 9 में से 4 जाएगा कितना होगा 5y। बोलो, आज 36 में से 26 जाएगा कितना होगा 10xy। ए बाबू, y से y खत्म, अब 5 दूना 10, तो इधर 1 बचेगा, इधर 2x बचेगा, यहां 2 बटा में आएगा तो x का मान 1 बटा 2 हो जाएगा। बोलो ना, नहीं समझे क्यों लिखे हैं? 2 गुणा में भाग में घुमा दिए हैं के बेर, x बराबर में 1 बटा 2। अब कहोगे सर x का मान समीकरण कितना में, x का मान समीकरण कितना में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, किसी में रखो मिल जाएगा 1 की मान। समीकरण 1 कितना है 2x प्लस 3y बराबर में कितना 12xy। बोलो, यहां रखोगे 2 गुणे 1 बटा 2, यहां 3y होगा, यहां होगा 12 गुणे 1 बटा 2 गुणे कौची बाबू y, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 खत्म, यहां बचेगा 1 प्लस 3y और बराबर में कितना होगा 6y। बताओ तो कोई दिक्कत है? 3y को उधर भेज दो, 3y को उधर भेजोगे तो यहां होगा 6y माइनस में 3y। देखो यहां देखो, 1 बराबर में 6y पहले से है, माइनस का 3y उधर चला जाएगा। बताओ जाएगा? अब यहां बोल दो 1 बराबर में 6 गुवाई में से 3 गुवाई जाएगा, को गुवाई बचेगा 3 गो, 3 बट्टा में गया, गुणा में तो भाग में जाएगा, तो यहां y बराबर में 1 बट्टा कितना 3, इसलिए x का मान 1 बट्टा 2 और y का मान 1 बट्टा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? लेकिन देखो, इस सवाल के बाद से आगे जो सवाल होगा उसको किस हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि मान लो ई वाला जो सवाल है, इसके बाद एक और सवाल होगा, शायद इसी रूप में नहीं है, यही है सवाल ना, पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम बताते हैं। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देख रहे हो? अभी जो तुम सवाल बनाए हो ना, इसके जैसे एक सवाल है, तुमको दिखाएं? 6 नंबर देखो तो, इसको देखो, है कि नहीं? हम चाहते ही सवाल को पहले बनाया जाए, उसके बाद 2 नंबर पर चला जाए। बनाओगे? आप ट्राई करो इसको। चलो, तुम लोगों ने ट्राई किया, अच्छी बात है। सॉल्व करते हैं हम भी थोड़ा। 6x प्लस 3y बराबर में 6xy समीकरण नंबर, और यहां है 2x प्लस 4y बराबर में 5xy समीकरण नंबर 2। आप मुझे बताओ, खाली इसमें 3 से गुणा कर देने पर दोनों x का गुणांक बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 2 तिहाई 6, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। 1 को लिखिए ज्यों के त्यों, 6x प्लस 3y बराबर में 6xy। 2 को लिखिए गुणा करके, 3 दूना 4 तिहाई बराबर 5 तिहाई 15xy। अब यहां माइनस 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 1 खत्म हो जाएगा, यहां होगा माइनस का 9y और यहां हो जाएगा माइनस का 9xy, माइनस माइनस प्लस, 9 से 9 खत्म, y से y खत्म, यानी इधर बचा कौची 1, इधर x, इसलिए x बराबर कौची 1। आप कहो जी x का मान
समीकरण कितना में, एक में रखने पर, एक में रखो या दो में रखो। यहां देखो 6x प्लस 3y बराबर में कितना है, 6xy है ना बच्चा, तो 6 गुणे x का मान 1 निकाल लिए हो। 3y बराबर में 6 गुणे 1 गुणे कौची y, यानी होगा 6 प्लस 3y बराबर में कौची 6y। 3y उधर जाएगा तो 6 बराबर में 3y, 3 दूना 6, y का मान कितना 2, इसलिए x बराबर 1, y का मान 2, आपका आंसर खत्म। आया समझ में? आगे बढ़े, आ जाइए अब 2 नंबर सवाल पे हम आ जाते हैं, यही ना है। अब यहां से हम पैटर्न को बदल रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। अब कहिएगा सर आप भिन्न का जोड़ करिए ना, नहीं करेंगे। आप भिन्न का जोड़ करेंगे तो मामला ढेर फंसेगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहां पे सॉल्व में आ जाइए। क्वेश्चन पेपर में से तो आपको क्वेश्चन को नोट करना ही पड़ेगा, जितनी की जरूरत है हमें। बताइए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। रूट अंडर वाई बराबर में 2 और कमा यहां 4 बट्टा में रूट एक्स है और माइनस में 9 बट्टा में रूट वाई है और बराबर -1 है। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, दोनों में सेम सेम है। यहां भी बट्टा में रूट एक्स, बट्टा में रूट एक्स, बट्टा में रूट वाई, बट्टा में रूट वाई, ठीक है। अब यहां भिन्न का जोड़ करने के दुस्साहस करना ही नहीं है। अगर करेंगे तो लफड़ा में फंसेंगे, ढेर भीड़ में जाएंगे, ढेर कैलकुलेशन हैवी होगा, बने बना बने कोई इति नहीं है। तो आप करिए लेट 1 बटा रूट एक्स को आप a मान लीजिए और 1 बटा रूट वाई को आप b मान लीजिए। इतना काम आप सर आपको कैसे दिख गया मानना है भाई। देखो हम चाहते हैं कि बट्टा में जो चर है ना उसको हटाया जाए, इसको ये आसान बनाया जाए। तो जो देखो 2 बटा रूट एक्स को जो तुम देख पा रहे हो, इसलिए हमने कहा कि यहां इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा रूट एक्स। बोलो आप बताओ 2 के पास 1 बटा रूट एक्स है कि नहीं है। अगर इसी को हम a मान ले रहे हैं तो यहां पे 2 आई पूरा बतिए तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। बोलो चीजें आसान हो रही कि नहीं हो रही है, हो रही है। यही इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि 3 बटा रूट अंडर में y है, तो रूट अंडर y को हमने 1 बटा रूट y को क्या मान लिया है b। तो यहां पे 3 बटा जो रूट y दिख रहा है, इसको जब चाहे तब लिख सकते हैं 3 गुणे 1 बटा रूट y। बोलो बच्चा 1 बटा रूट y को हमने कहा मान रखा है b, तो 3 इसको हटाओ और यहां b, तो कितना होगा 3b। आगे बढ़े क्या, बढ़े हैं। तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ेगी। तो जब आप मान लिए हो, जब मान लिए हो तब तुम क्या करो, अब इसको लिखो। किसको लिखो, चूंकि 2 बट्टा में रूट एक्स प्लस में 3 बट्टा में रूट वाई बराबर में कितना है 2, तो इसको लिख सकते हैं का 2a प्लस में 3b और बराबर में 2, समीकरण नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं। ये नहीं समझ में आया जिस बच्चे को, देखे ध्यान से। सर 2 बटा रूट एक्स था, 3 बटा में रूट वाई था और बराबर 2 था, आपने खटक दी इतना लिखा कैसे। तो देखो 2 गुणे 1 बटा रूट एक्स इसको लिख सकते हैं का, है इसको लिख सकते हैं का 3 गुणे 1 बटा रूट वाई और बराबर में 2। बोलो 1 बटा रूट एक्स को तुमने क्या मान रखा है a, तो यहां इसकी जगह इसको हटाओ a लाओ और यहां पे 3 इसको क्या मान रखा है b, तो यहां b लिखो और बराबर में 2। आ गया सर खत्म कहानी। समझे कि नहीं समझे, समझे, कोई दिक्कत है। अब आप अगला लिखिए नेक्स्ट वाला, क्योंकि क्या है 4 बटा रूट एक्स है माइनस में 9 बटा रूट वाई है, रूट का है बाबू वाई बराबर -1, तो यहां होगा 4a माइनस में 9b बराबर -1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जब हल करिएगा जो विधि से, जिस विधि से मन करे उस विधि से, तो आपको ए बी का मान निकलेगा। और जब ए बी का मान निकल जाएगा तो यहां रख देंगे ए का मान तो एक्स का मान निकल जाएगा, यहां रख देंगे बी का मान तो वाई का मान निकल जाएगा। निकाल कर दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। आप बताइए यहां पे 2 है, इसमें आप 2 से गुणा कर लो और तब लिखो समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि यहां 4 हो जाएगा, वहां भी 4 है, कटाना आसान हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 तथा 2 से 1 को गुणा करके लिखो, 2 दूना 4a प्लस में 2 तिहाई 6b और बराबर में 2 दूना 4, और समीकरण 2 को ज्यों करते हुए लिखो 4a माइनस में 9b और बराबर में -1।
बोलो कोई दिक्कत हो तो है। यहां माइनस करो, यहां प्लस करो, यहां भी प्लस करो, चारे चारे खत्म हुआ। 9 6 कितना होगा 15 बी और बराबर में कितना हो जाएगा, कितना होगा 5 है। अब आप समझ सकते हो 5 तिहाई 15, तो आप सीधे मान निकालो b बराबर में 1/3। यहां कट के क्या बचेगा, 1 बचेगा, और गुणा में तो भाग में जाएगा। b का मान मिला 1/3। सब कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। अब तुम b का मान किसमें रखोगे बताओ। b का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है बाबू 2a + 3b और बराबर में कितना है 2। तो यहां देखो 2a + 3 गुणे 1/3 बराबर में 2। लो जी कितना संयोग है। b का मान रखा है 1/3, 3 से 3 खत्म हो गया, तो यहां बचा 2a + 1 बराबर में 2। यहां कट छट के 1 बचा है, 1 को उधर भेजोगे तो माइनस में जाएगा, तो 2a बराबर में 2 में से 1 जाएगा 1 होगा। और जब यहां a का मान लिखोगे तो 1 बटा कितना होगा 2। बोलो a और b का मान निकल गया। जब a और b का मान निकल गया तो x y का मान निकाल लेंगे। अब यहां देखिए क्या करना है, चूंकि 1/√x बराबर में a है। बोलो बच्चा, तो 1/√x बराबर में a का मान 1/2 है। गुलटिया मारो, गुलटिया मारो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो। √x में 1 से √x, यहां होगा √x, और 2 में 1 से 2। इधर रूट हटेगा तो होने स्क्वायर चढ़ेगा। बोलो, और नहीं तो दोनों तरफ वर्ग कर दो। वर्ग करोगे तो इसका वर्ग हो जाएगा खाली x और इसका 2 दूना 4। नहीं तो तुम ऐसे ही समझ लो बच्चा, होशियार हो कि x बराबर में सर 2 का स्क्वायर, यानी x बराबर 2 दूना 4। फिर आप लिखिए, चूंकि 1/√y बराबर में कितना है b है, तो 1/√y बराबर में b का मान 1 कितना है 3 है। बोलो ना b के मान 1/√3 है, 1 खाली 3 है। अब जब इसको उल्टोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 में 1 से √3, सॉरी √3 में √y में 1 से √y और बराबर में 3, फिर यहां हटाओगे तो 3 का स्क्वायर होगा, यानी y का मान 3 तरीके कितना होगा 9। इसलिए यहां पे कह सकते हैं x बराबर में 4, y बराबर में 9 आपका आंसर। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है। अब सुनो तो नेक्स्ट सवाल के साथ तुम काम करना। इसको क्या करोगे, इसमें 1/x को तुम खाली ये मान लेना लेट, समझ में आ रहा है। और तो यहां हो जाएगा 4a प्लस में 3b 3y, 3y के वाई ले रहेगा, और यहां पे 14। समीकरण कितना 1। फिर यहां होगा 3a माइनस में 4y बराबर में 23, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से हल करोगे तो a और y का मान निकलेगा, तो y का मान निकलेगा तो y वाला वही हो गया। a का मान निकलेगा तो यहां रख के x का मान निकाल लेना, हो जाएगा क्या। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला भी कोशिश करना, जहां तक बन जाए बाबू मेरे बना लेना। आज के लिए धन्यवाद। ये सवाल बनाना पड़ेगा कि हो गया है, हो गया है ये सवाल। इसको बनाते हैं, कुछ लोगों का छूटा होगा ना। इसी उम्मीद के साथ देखिए सॉल्व। बोला है 5/x माइनस में 1 प्लस 1 में y माइनस में 2 और बराबर में 2। एगो ये है, और दूसरा समीकरण जो है वो है 6 में x माइनस 1 माइनस 3 में y माइनस में 2 और बराबर में कौची 1। हम देख रहे हैं कि 5 के बट्टा में x माइनस 1 है, और 6 के बट्टा में भी दूसरे समीकरण में 6 के बट्टा में x माइनस 1 है। यहां पहला समीकरण में 1 के बट्टा में y माइनस 2 है, दूसरे समीकरण में 3 के बट्टा में y माइनस 2 है। मतलब दोनों में सिमिलर मामला है, तो यहां लेट मान लेंगे 1 बट्टा में x माइनस 1 बराबर में a और 1 बट्टा में y माइनस में 2 बराबर में b। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब आप कुछ मत करिए, यहां लिखिए चूंकि 5 बट्टा में x माइनस में a 1 प्लस में 1 बट्टा में y माइनस में 2 और बराबर में 2। आप जो 5 बट्टा में x माइनस 1 देख रहे हैं, क्या इसको लिख सकते हैं का 5 गुणे 1 बट्टा x माइनस a लिख सकते हैं। आप बताइए 1 बट्टा x माइनस 1 को आपने क्या मान रखा है a, तो यहां 5 इसको हटाओ और लिखो a।
तो यहां लिख सकते हैं 5a प्लस 1/y-2 ऑलरेडी b है और बराबर में 2 समीकरण नंबर फर्स्ट। जरा बताइए कौन दिक्कत हो तो आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। इधर देखिए फिर लिखिए दूसरे समीकरण को 6/x-1 माइनस 3/y-2 और बराबर में 1। तो यहां हो जाएगा 6a माइनस में 3b और बराबर में 1 समीकरण नंबर 2। समझ में आया क्या हुआ? बुझा रहा है? आप बताओ समीकरण 1 और 2 से हल करने जाओगे तो इसमें गुणा करना पड़ेगा कितना से, बताओ तो मुझे कितना से? इसमें गुणा करना पड़ेगा कितना से? लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। अब गुणा करके ऊपर नीचे लिखिए। यहां गुणा करेंगे तो 6×5 30a और फिर कितना होगा 6b प्लस का 6b और बराबर में 6×2 12। यहां गुणा करेंगे 5 से तो 6×5 30a माइनस में 5×3 15b और बराबर में 5×1 5। यहां होगा माइनस प्लस माइनस, एक खत्म हो जाएगा। 6 गो b अब 15 गो b, 15 6 21 गो b और यहां 12 में से 5 जाएगा 7। बोलो बच्चा 7×1 7 और 7 त्रिका, तो यहां कितना होगा जरा मुझे बताओ तो? 3b बराबर में कितना 1, तो b बराबर में होगा 1 कितना 3। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? अब चलिए b का मान हम लिखेंगे। b का मान समीकरण कितना में 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है बताओ मुझे? 5a प्लस b बराबर कितना 2। तो यहां होगा 5a प्लस में b का मान कितना होगा 1/3 बराबर में 2। तो 5a बराबर में 2 माइनस 1/3, तो 5a बराबर 3 दूना 6 में से 1 जाएगा 5/3, नहीं 5 से 5 का हो गया खत्म। तो a का मान कितना मिला 1/3। 5 से 5 खत्म करना सबके गले से उतरा है कि नहीं उतरा? उतरा है ना, क्योंकि यहाँ 5 देखो गुणा में तो भाग में जाएगा, तो यहाँ 3 × 5 होगा, फिर भी 5 से 5 कटिए जाएगा। समझिए, समझदार बनिए, होशियार बनिए। अब मुझे बताइए जब आप a और b का मान निकाल लिए हैं तो आपको a और b से थोड़ी संतुष्ट होना है, आपको चाहिए x और y का मान। तो अब आगे काम का करिए, याद करिए आपने क्या माना था? आपने माना था 1/x-1 बराबर कितना a। तो 1 में x माइनस में 1 बराबर 1/a का मान 1 कितना आया है 3। आ रहा है समझ में? ये दोनों को उल्टा कर दीजिए या तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। x माइनस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस 1 और 3 में 1 से कितना होगा 3। x बराबर में 1 किधर जाएगा तो 3 में कितना हो जाएगा 4। खत्म। आ रहा है समझ में? अब इसके बाद फिर यहां लिखिए, चूंकि 1 में y माइनस 2 बराबर में कितना है b, तो 1 में y माइनस 2 बराबर b का मान भी 1/3 है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या उसको उल्टा कर दीजिए, तो y माइनस में 2 बराबर में कितना होगा 5। y बराबर में 5 प्लस में 2 यानी y का मान कितना हो जाएगा 7। इसलिए भैया x का मान 4 और y का मान 7, ये रहा हमारा आंसर। खत्म। आया है समझ में? है? क्या होगा? तीन की जगह, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां पे ना रुको 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 रुको, यहां पे तो 3 ठीक था ना, यहां पे 3 रहना चाहिए ना। और जब यह 3 इधर आएगा 2, तो 3 + 2 यानी कितना होगा 5। y का मान 5। चलिए थैंक यू। कोई दिक्कत? नोट करिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इस सवाल को आप बनाए हो? नहीं बनाए हो तो आप ही को बनाना है। देखिए इधर, देखिए इसका थोड़ा सा मेकअप कर रहे हैं हम। 7x माइनस 2y बटा में कितना है xy बराबर में कितना 5, इसके बटा में 1 मान लीजिए और तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। तो 7x माइनस में 2y और बराबर में हो जाएगा 5xy। समीकरण नंबर का उची 1। फिर यहां दिया है 8x प्लस में
7y और बट्टा में कितना xy बराबर में 15, बट्टा में एक मान के तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 8x प्लस 7y बराबर में 15xy। समीकरण नंबर कितना 2। अब आप हल करो 1 और 2 से। ऐसे सवाल कल बनाए थे कि नहीं बनाए थे आप लोग? बनाइए तो थोड़ा। इसमें आया कितना मान, x का मान 1 और y का मान कितना 1। बात काम खत्म। इधर देखिए, ये सवाल हम बना चुके हैं कल के क्लास में। इस सवाल को देखिए, यह 4 समीकरणों तक जाएगा। कितने समीकरण? ध्यान दीजिए, सॉल्व में जाइए। पहले क्वेश्चन में से, क्वेश्चन पेपर में से इस क्वेश्चन को नोट करना है जो हमारे लिए जरूरी है। 2 बट्टा में क्या होगा x माइनस वाई बराबर में कितना है 4, कमा 15 बटा एक्स प्लस वाई माइनस में 5 बटा एक्स माइनस वाई बराबर में माइनस से कितना 2। ए बाबू लेट जो नीचे कॉमन रहेगा उसी को ए बी मान लेना है। तो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तो लेट 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर कितना ए, 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर कितना बी। अब पहला समीकरण को लिखा जाए, कितना है 10 बटा एक्स प्लस वाई और बीच में प्लस है 2 बटा एक्स माइनस वाई और बराबर में कितना है 4। तो इसको लिख सकते हैं का 10a, यहां लिख सकते हैं का 2b और बराबर में 4। समीकरण नंबर 1। बताओ कोई दिक्कत है? यहां पे थोड़ा सा काम कर लेगा तब समीकरण 1 माने का। 2 कॉमन ले लेगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कुछ फायदा में पड़ जाएंगे हम लोग ना। आओ 2 कॉमन ले लेते हैं, ताकि दो इसलिए कॉमन के बारे में सोच रहे हैं ना, क्योंकि 4 2 से कट भी जाएगा, नहीं कटता तो नहीं लेते कॉमन, ठीक ना। तो 2 यहां पे कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा 5a प्लस बी बराबर में कितना 4, यानी 2 दूना 4। तो यहां जानते हो कितना बचेगा 5a प्लस बी बराबर में कितना 2। समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर यहां लिखेंगे चूंकि 15 बटा एक्स प्लस वाई माइनस में 5 बटा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो यहां होगा भैया 15a माइनस में 5b बराबर में माइनस का 2। कॉमन तो यहां भी है 5, लेकिन 5 से 2 नहीं कट पाएगा, फिर बट्टा लेके और परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से इसमें आप गुणा कर दीजिए सिर्फ और सिर्फ कितना से 3 से। अगर आप कॉमन नहीं लिए होते तो यहां आ रहा था कितना 10, यहां पे 15, तो 30 पे लेकर संपन्न करना पड़ता। इसमें 3 से गुणा करते, इसमें 2 से, तब भी हो जाता, तब दोनों में गुणा करना पड़ता। यहां तो एक से गुणा करने से काम हो गया। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बात समझ में आना चाहिए। अब लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से क्या करोगे गुणा करके लिखो 3 पचे 15a, 3 में 20 है 3b बराबर 3 दूना और बाबू यहां 15a माइनस में 5b बराबर माइनस का 2। यहां होगा माइनस, यहां प्लस, एक खत्म होगा 5 3 का होगा 8b और बराबर में 6 और 2 कितना होगा 8। 8 से 8 खत्म हो जाएगा। यहां b का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा 1। कौन दिक्कत है? अब कहेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या करने पर, समीकरण 1 कितना है बताओ तो 5a प्लस बी बराबर में 2। तो 5a प्लस बी का मान 1 बराबर 2, यानी कि 5a बराबर में कितना होगा 2, 1 उधर जाएगा तो कितना होगा 1 और 1 a बराबर 1 बटा कितना होगा 5। यहां तक सबको समझ में आ गया? सुनो ना, देखो आगे पहले ए बी का मान निकल गया, ए और बी का मान, तो अब एक्स वाई का मान चाहिए ना। अब सुनो क्या करना है, चूंकि लिखेगा ना 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर तुमने क्या माना था ए,
तो 1 में x प्लस वाई बराबर में a का मान 1/5। बोलो बाबू, 1/x प्लस वाई बराबर a माना था, तो 1/x प्लस वाई बराबर में a का मान कितना? 1 इसको उलट दीजिए, इसको भी ऊपर ले आइए, एक नीचे आएगा, ये भी उलट जाएगा ऊपर, एक नीचे आएगा, तो यहां सीधे एक आगे छिप गया नीचे, x प्लस वाई बराबर 5। ये हो गया समीकरण नंबर 3। आ रहा है समझ में? फिर 3 और 4 को हल करेंगे तो आएगा। अब देखो 4 के लिए आइए, इधर देखिए, ध्यान से देखिए, घबराना बिल्कुल नहीं, एकदम आसान सवाल है। यहां लिख रहा है चूंकि 1 में x माइनस वाई बराबर आपने क्या मान रखा है? b, तो 1 में x माइनस वाई बराबर b का मान कितना है? 1 में क्या मानेंगे? 1 पलटेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 1। समीकरण नंबर कितना? 4। अब फिर करेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से, तो 3 को लिखेगा ऊपर, x प्लस वाई बराबर में कितना? 5, x माइनस वाई बराबर में कितना? 1। यहां माइनस प्लस माइनस, एक खत्म होगा, एक वाई को वाई, 2 वाई, अब 5 में से जाए कितना होगा? 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, वाई का मान कितना? समझ में आ रहा है? वाई का मान समीकरण 3 या 4 में रखने पर, अब एक में मत रखने लगिएगा, वाई का मान समीकरण कितना में? 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है बता दो इधर? x प्लस वाई बराबर कितना है? 5। अब y का मान रखोगे x प्लस 2 बराबर में 5, यानी x का मान कितना आएगा? 3। इस तरह से हम लोगों ने मान निकाल लिया है, x का मान 3 और y का मान 2। ये आपका सर आंसर है। समझ में आया है? कोई दिक्कत? नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और सावधानी बरतनी है जी, ज्यादा नहीं, हल्का सा। ठीक, देखो देखो क्या करना है इसमें, सॉल्व में आओ, नोट करो। 1 कितना है? 3x प्लस वाई बराबर प्लस 1 में 3x माइनस में y बराबर में 3 कितना कमा, दूसरा दिया है 1 में 2 इंटू में x कितना 3x प्लस वाई माइनस 1 में 2 इंटू में 3x माइनस वाई बराबर में माइनस 1 कितना 8। आ रहा है समझ में? सबसे पहले यहां लेट मानेंगे, 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, तो कहेंगे 1 में 3x प्लस वाई बराबर में a, 1 में 3x माइनस वाई बराबर में कितना बाबू? b। अब मान लिया गया है। अब लिखिए, चूंकि 1 में 3x प्लस वाई प्लस 1 में 3x माइनस वाई बराबर में 3 कितना 4, इसका मान कितना है? a, इसका मान कितना है? b। अब बराबर में 3/4, इधर गुणा होगा तो 4a प्लस में 4b बराबर में 3। समीकरण नंबर फर्स्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे देखो, फिर लिखो दूसरा, 1 में 2 इंटू में 3x प्लस वाई माइनस में 1 में 2 इंटू में 3x माइनस में y और बराबर में माइनस 1 कितना 8। यह थोड़ा सा इसे काम करते हैं, 1/2 दोनों में से कॉमन ले रहे हैं कि 1/2 से 2 8 कट जाएगा, निकाल देते हैं कॉमन। 1/2 कॉमन ले लिए यहां पे, तो 1 में क्या हुआ? 3x प्लस वाई माइनस में 1 में 3x माइनस में y और ब्रैकेट बंद बराबर में माइनस 1 कितना 8 है। 2 चौका 8 नहीं हो जाएगा? नीचे से नीचे नहीं कट जाएगा? नहीं समझ पा रहे तो देखो, 2 गुणा में है, 1/2 2 भाग में है, उधर जाएगा तो कहां जाएगा? ऊपर, फिर भी तो 2 चौका 8 कटवे नहीं करेगा। अब ये समझ लीजिए। आप बताइए इसको क्या माने हो आप? a, इसको क्या माने हो? b बराबर में माइनस का 1 कितना 4, 4 में a से 4a,
4 में b से 4b और बराबर में माइनस का 1। समीकरण नंबर कितना 2। आप मुझे बताओ, चारे चारे मामला सेटल है। हल कर लोगे यहां से a b का मान निकालना है, फिर a b का मान आपको कहां रखना है, यहां रखना है। फिर समीकरण 3 और 4 बनेगा और 3 और 4 को हल करेंगे तो x y का मान निकल के सामने आ जाएगा। इस क्वेश्चन के यहां से आप करिए सर। चलिए पढ़ा जाए बाबू। पिछले क्लास में हम लोग 3.6 के प्रश्नों को बनाए थे ना। आज उसी कड़ी में 1 नंबर प्रश्न 3.6 का 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया था। आप ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें हर में मतलब बट्टा में क्या आता है, चर आता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पहले सुनिए। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उसे हल कीजिए। पहले इसको युग्म बनाना है, जैसा कि हम समीकरण युग्म बनाते आ रहे हैं, ठीक ना, वैसा पहले बनाना है फिर इसे हल करना है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल मतलब जिधर धारा प्रवाहित हो रहा है उसी दिशा में तैरना धारा के अनुकूल तैरना कहलाता है। ठीक है, तो अगर धारा जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में अगर चल रही है, तैर रही है, तो वह 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूर जाती है। और वही लड़की धारा के उसी धारा के प्रतिकूल जब चलती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल का करिए, ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बार पूछा गया, 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 2 बात पूछ रहा है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल माने जब जो जल शांत है उस समय उसकी तैरने की कैपेसिटी चाल कितनी है, और धारा की चाल कितनी है। तो एगो को x मान लेते हैं, एगो को क्या मान लेते हैं, y। तो सॉल्व में इधर चलते हैं और कहते हैं ये माना स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर में हो जाएगा बाबू x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल, धारा की जो चाल है उसको मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, मान जल शांत है तो उसमें वो x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल सकती है, और धारा का चाल है वो कितना है, y है। अगर ऐसे चलने वाले लोग ऐसे धारा बहने वाले नदी में जब तैरेंगे तो धारा के अनुकूल चाल एक अलग होगा, प्रतिकूल चाल अलग होगा। और आराम से हम आपको एक और तरीका से बताते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सामान्य रूप से 2 किलोमीटर प्रति घंटा के 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से साइकिल चलाता है। सामान्य व्यक्ति जो नॉर्मल बहुत तेज नहीं चला रहा है, आराम आराम से चला रहा है, तो उसका समझिए उसका रफ्तार कुछ ऐसा है कि 1 घंटा अगर चलाते रहे तो वह 5 किलोमीटर दूर चला जाएगा। क्लियर है, सामान्य रूप से। अगर वह किसी बहते हुए हवा की स्थिति में साइकिल चलाता है, ठीक ना, तो मान लीजिए जब हवा बह रहा है तो हवा का जो रफ्तार है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक ना, हवा इधर बह रहा है। अगर यह व्यक्ति साइकिल से इधर ही का हो रहा है, जा रहा है, बोलिए सही है, सही है। मान लो साइकिल है ही नहीं बना साइकिल, अरे बहुत बढ़िया साइकिल बन गया। तो कैसे हंस रहे हो तुम लोग, लो ठीक ना, इस सीट हो गया ना, हाँ यहां से हैंडल हो गया जो ऐसे ऐसे है। ठीक है, मान लो भाई, मानने चैन ऑन छोड़ो, बिना चैन का साइकिल है, बिना चैन का साइकिल है। अब ये साइकिल 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलाया जा रहा है। ठीक है, अगर धारा हवा के दिशा में चलेगा तो इस व्यक्ति का वास्तविक चाल जानते हो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुकूल, हवा के अनुकूल। क्लियर है। अगर यही व्यक्ति 5 के रफ्तार से इधर की ओर चलेगा तो 2 तो इसको मेंटेन कर लेगा, तो 5 में से 2 जाए कितना हो जाएगा,
3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। अगर इधर चलता है तो, इधर चलता है तो 7 की रफ्तार से चलेगा। सही बोल रहे हैं क्या हम? तो इसी प्रकार आप यहां पे कह सकते हैं का, इसलिए धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के जो अनुकूल चाल होगा वो होगा x प्लस वाई किलोमीटर, क्योंकि स्थिर जल में तैरने की चाल प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बताना तो। अब फिर कहेंगे धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल बराबर हो जाएगा सीधे कितना बाबू, x माइनस में y किलोमीटर प्रति घंटा। जरा मुझे बताना, क्लियर है? हो गया। जो स्ट्रक्चर शुरू में हमें चाहिए वो हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, प्रश्न के पहले भाग से 2 भाग बनेगा सर। यहां लिखते हैं प्रश्न के पहले भाग से, पहला भाग में देखिए क्या कहा जा रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो यहां लिखेंगे चूंकि, लिख देते हैं चूंकि ऋतु, तनिष्का ऋतु का नामों ले जाए तो खिसिया जाएगी। ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ना बाबू 2 घंटा में, 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैरती है, तैरती है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैरती है। हम जानते हैं धारा के अनुकूल तय की गई दूरी, समय दिया है, चाल भी हमको पता है, धारा का अनुकूल चाल यहां है। तो यहां लिखते हैं, हम सभी जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे, इसलिए इसको डायरेक्ट हम ला दिए क्योंकि हमारे पास दूरी पता है 2 घंटा, सॉरी 20 किलोमीटर, समय पता है 2 घंटा, धारा के अनुकूल चाल पता है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। सारे मानों को लाके जस के तस चिपका देना है। दूरी मतलब 20, चाल, चाल मतलब x प्लस वाई, समय माने 2 घंटा। 2 से कटिंग फटिंग 10 मर्त में घुमा के लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर में 10, समीकरण नंबर फर्स्ट। बोलो बच्चा, आया मजा, आया समझ में? अब तुम आओ फिर आगे प्रश्न के दूसरे भाग से। बोलो जी, तुम लोगों को बुझा रहा है जो बाहर बैठा है? प्रश्न के दूसरे भाग से, दूसरे भाग से, दूसरा भाग में क्या कहा जा रहा है? देखिए धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो लिखते हैं यहां सर, ऋतु धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है, तैरती है। इसलिए फिर वही बात कहेंगे कि दूरी बराबर में चाल गुणे समय। आप मुझे बताओ दूरी कितनी है? 4, चाल कितनी है? देखो धारा के प्रतिकूल है तो धारा के प्रतिकूल चाल लेंगे ना, x माइनस वाई। और समय कितना है? 2, 2 से मारो, 2 मर्त में खत्म, घुमा दो इसको तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2। इसके बाद से हम अगर हम बोलते हैं जी कि आनी बानी हम ना जानी तो क्या कहोगे तुम लोग? सही है। यहां समीकरण 1 और 2 को हल करिए, एकदम प्यारा प्यारा क्यूट सा, बिल्कुल आप लोगों के तरह समीकरण है। इसको हल कर लीजिए, ठीक ना, और एक्स वाई का मान निकल जाएगा। फिर आपको हम फील करा देते हैं क्या कहानी है। जल्दी बनाइए। सुनिए, आप लोग इसका आंसर ला चुके हैं ना? आपने लाया है x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान लाया है आपने 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए इस आंसर को थोड़ा फील करिए सर, महसूस करिए आत्मा के रूह से। स्थिर जल में तैरने की चाल तब एक मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा है बाबू। आए
धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप दोनों के धारा के अनुकूल चलेंगे तो चाल आपका 6 4 10 हो जाएगा। 6 4 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में आप 10 जाएंगे। तो बोल तो रहा है 2 घंटा में आप 20 चले जाएंगे, सही तो कह रहा है। 1 घंटा में 10 तो 2 घंटा में 20, खत्म। धारा के प्रतिकूल बात किया जाए तो 6 में से 4 जाए कितना होगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आप 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाओगे धारा के प्रतिकूल। तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर कहां है? कौन खराब कहा है? ठीक तो कह रहा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं, खत्म। समझ में आ गया? महसूस कर लिए क्वेश्चन को? चलिए जी आगे बढ़े बाबू। अगला सवाल देखो, इसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा काम करता दिखाया गया है, जबकि पुरुष ना कमाए तो काम नहीं चलेगा, है कि नहीं? देखो इसमें लास्ट में तुम देखना, इसमें बताया गया है कि महिलाएं बहुत ज्यादा काम करती है, और वास्तव में करती भी है ना, लेकिन बात पुरुष के काम की आएगी तो वहां सर बोलना तो जरूरी है, चुप रहना जरूरी नहीं है। पुरुष भी मेहनत करता है। फिलहाल मजाक तक ही सीमित रखिएगा। 2 महिलाएं, सीरियस नहीं लेगी कोई महिला सर 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैंने 2 गो महिला रहेगी, 5 गो पुरुष रहेंगे, साथ साथ काम करेंगे। कोई कसीदा, कोई काम ले सकते हैं आप, कोई भी मान सकते हैं, घरेलू काम हो या कोई कंपनी काम है, चाहे कोई भी काम हो, वह 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आगे बोल रहा है, जबकि अगर 3 महिलाएं होती और 6 पुरुष साथ साथ होते तो 3 दिन में खत्म हो जाता। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुरुष को हटा दिया जाए, एक महिला को लगा दिया जाए तो वो कितना दिन में खत्म करेगी। पुनः इसी कार्य को खत्म करने में एक पुरुष कितना दिन समय लेगा, ये पूछ रहा है सवाल। समझ में आया? अकेले पुरुष कितना लेगा और अकेली महिला कितनी समय लेगी। तो चलिए सर इन लोगों को पहले मान लेते हैं, लास्ट में देखना। यहां सुनो, माना अकेली महिला द्वारा, अकेली महिला द्वारा कार्य को समाप्त करने में, समाप्त करने में लिया गया समय इक्वल टू x दिन। बोलो बच्चा समझ में आवा कि नहीं आवा? माना अकेली महिला द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय x दिन, तथा अकेला पुरुष द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय बराबर y दिन। बोलो बच्चा समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब एक बात सुनो, हम लोग कहते हैं कि 20 रुपया में 5 रुपया में 20 को चॉकलेट मिलता है, तो 1 रुपया में 20/5 यानी कि 4 चॉकलेट मिलेगा। लेकिन अगर कहा जाए कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है तो वह 1 दिन में कितना काम करेगा? एक काम को एक व्यक्ति 10 दिनों में समाप्त कर देता है, कितना दिनों में? तो 1 दिन में वो कितना काम करता होगा? है 1/, कौन बोला 1/10? कौन बोला? तुम बोला? खड़ा हो जा, अरे खड़ा हो जा यार। कितना बोला? कैसे बोला 1/10? ना ना ना, का कर रहा है? हाँ ना ना, चॉकलेट पर नहीं बैठेगा बबुआ। 1/10 कैसे? अच्छा ऐसे बोल रहे हो 10 काम 1 दिन में है? एक काम को 10 दिनों में, एक काम को 10 दिन में 1 काम, 1 दिन में 1/10 काम। सही दिमाग लगाया है जी, लगा दिया दिमाग, बढ़िया वाला। बैठो देखो समझाते हैं तुमको। अगर एक व्यक्ति है जो एक काम को कोई एक काम, जैसे कि बोर्ड को बनाना ही एक काम है, एक दीवार को बनाना ही एक काम है, ठीक ना? माने कोई काम
एक खेत को जोतना भी एक काम है। पूरी तरह से अगर जोत दिए तो एक काम आपने किया। ऐसा नहीं कहेंगे कि दो काम किए, एक काम आपने किया। कोई भी एक काम को इंडिविजुअली उठा लीजिए, अगर उस काम को करने में अगर 5 दिन लगता है, चाहे 10 दिन लगता है, मान लीजिए 10 दिन लगता है, तो एक दिन में उस काम का 10वां भाग हो रहा होगा। अब कोई कोई देखते हैं घर में जब मजदूर लगते हैं तो कभी कभी घर के लोगों को बात करते हुए सुने होंगे, कोई गार्जियन कहते हैं कि आज काम का चाल था, आज काम ढेर हो गया, आज कहेंगे आज पैसा कटा गया है, कामें नहीं खस कैले। सुनते हैं ऐसे शब्द। तो मैथ कहता है जी कि भाई साहब आप काम कहिया शुरू किए, कहिया खत्म किए, तो कहें से इतना तारीख से शुरू किए, इतना दिन तो खत्म किए, क दिन लगा 5 दिन। वो सीधे कहेगा कि प्रत्येक दिन अगर काम को समाप्त करने में अगर 5 दिन लगा है, 5 दिन लगा है, तो एक दिन में 1/5 भाग काम हुआ होगा। अब देखो कैसे तुमको हम समझाते हैं। पहला दिन 1/5, दूसरा दिन भी 1/5, तीसरा दिन भी 1/5, चौथा दिन भी 1/5 और 5वां दिन भी 1/5। समझ आ रहा है? 5 दिनों में प्रत्येक दिन एक समान काम होगा। हम लोग यहां तरह नहीं, आज ढेर हुआ है कल कम होगा या कल ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब दिन एक समान काम माना जाता है मैथमेटिक्स में। तो सबको जोड़ोगे, दिस इज लाइक फ्रैक्शन, हर समान है। 1 2 3 4 5, 5/5 मैंने कट के 1 आया, एक काम खत्म, एक काम। समझे कि नहीं समझे? तो अगर कोई व्यक्ति एक काम को एक दिन में 10 दिन में खत्म करता है तो एक दिन में 1/10 भाग काम करता होगा। मान गए? सेटिस्फाइड है इस बात से? जो अगर कोई व्यक्ति एक दिन में बताओ वो काम को 10 दिनों में खत्म करता है तो एक दिन में कितना करता होगा? 1/10। यदि एक व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में खत्म करता है तो एक दिन में कितना करता होगा? 1/20 भाग। उस काम का 1/20वां भाग एक दिन में करता होगा बच्चा। समझे कि नहीं समझे? तो बताओ जरा, मुझे ये भी बता दो, एक जो अकेली महिला है वह एक दिन में एक काम को कितना दिन में खत्म करती है? x दिन में। तो एक दिन में वो कितना काम करती होगी जी? 1/x भाग। समझ में आ रहा है? तो यहां कहेंगे ये, यहां पे चूंकि अकेली महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, अकेली महिला द्वारा जो महिला x दिन में काम खत्म करती है, अकेले महिला जो काम करके x दिन में खत्म करती है, वही अकेली महिला एक दिन में कितना काम करती होगी? 1/x भाग। तो इस लिख रहे हैं अकेली महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, क्या बाबू? कार्य इक्वल टू 1/x भाग। बोलना बच्चा। अकेला पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यहां कार्य को संपन्न करने में लगा समय, यहां एक दिन में किया गया कार्य निकाल रहे हैं बच्चा। 1/y भाग होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ। अब प्रश्न के पहले भाग से और दूसरा भाग से सब कुछ हो चुका है, आराम से समझिए। यहां कहेंगे प्रश्न के पहले भाग से, पहले सुनो क्या कह रहा है पहला भाग में। ये 2 महिलाएं 5 पुरुष एक काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। लिख देते हैं सर, 2 महिला 5 पुरुष, 2 महिला और 5 पुरुष, और 5 पुरुष ना एक काम को कितना दिनों में करते हैं? 4 दिनों में समाप्त करते हैं, समाप्त करते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं सही है? बोलो जी। ठीक, 2 महिला 5 पुरुष एक काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। अब ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से। एक महिला एक दिन में कितना काम कर रही है? एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है, तो 2 महिला एक दिन में कितना काम करेगी? अगर देखो सुनो, एक महिला, हम महिला नहीं है, एक महिला एक दिन में 1/x भाग काम करती है,
एक महिला एक दिन में एक, अगर उसी दिन एक और महिला को लगा दिया जाए तो दो महिलाएं हो जाएगी। दो महिला एक ही दिन में कितना काम करेगी? 2/x। कैसे? सुनो, एक महिला एक दिन में 1/x भाग काम करती है, तो दो महिला एक के दिन में 1/x गुणे कितना? 2, मतलब 2/x भाग काम करेगी। बोलो सही बात है? तो यहां लिख दे 2/x। दो महिलाओं का एक दिन का कार्य निकल गया। अरे दो महिला का एक दिन का कार्य 2/x। ऋषि कुमार मुंह बना रहा है, लग रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो नहीं आ रहा तो बोलो, कहां नहीं समझ में आ रहा है बताओ। है एक महिला एक दिन में, ठीक ना? अब मान लो चलो हम अकेले एक दिन काम करते हैं तो एक ट्यूबलाइट बना देते हैं, ठीक है? तो ट्यूबलाइट का आधा भाग काम कर देते हैं। अगर 2 जना लग जाएंगे, हमारे जैसे 2 आदमी एक दिन काम करेंगे, तो जितना हम काम किए उसका डबल काम ना होगा? तो एक दिन में जो काम हो रहा है 1/x भाग उसका डबल हो जाएगा, मतलब 2/x। 2 महिलाओं का कार्य निकल गया। अगर 5 को पुरुष का काम निकालते हैं तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 1/y भाग हो रहा है। अगर वैसा वैसा 5 को पुरुष आके एक दिन करने लगे तो उसका काम का 5 गुना हो गया ना। तो कहेंगे 5 पुरुषों के द्वारा किया गया काम कितना होगा? 5/x। समझ में आ रहा है? सॉरी, 5/y। अब दोनों को जोड़ देंगे तब क्या है? ये 2 महिला और 5 पुरुष के एक दिन का काम है। नहीं समझे? एक बार और आराम से आराम से। 1/2/x क्या है? 2 महिलाओं का एक दिन का काम है। 5/y क्या है? 5 पुरुषों का एक दिन का काम है। दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं कहेंगे 2 महिला और 5 पुरुष के एक दिन का काम। नहीं समझे? कम ऑन, एक बार और। 2 महिला का एक दिन का काम 2/x, 5 पुरुष का एक दिन का काम 5/y। दोनों को जोड़ेंगे। अब हम 2 को महिला को भी लगा रहे हैं, अब 5 को पुरुष को एक के दिन लगा रहे हैं। एक दिन में तब कितना काम होगा? 2 महिलाओं के द्वारा किया गया एक दिन का काम और 5 पुरुषों के द्वारा किया गया एक दिन का काम, दोनों जोड़ देंगे तो 2 महिला और 5 पुरुष के एक दिन का किया गया कार्य निकल के सामने आ जाएगा। तो हाई क्या है? 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम। ठीक है, अब जरा इधर देखना है, जो बात लिखे है ना, जो 2 महिला 5 पुरुष एक काम को हाई निकाले हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट 2 महिला 5 पुरुष एक काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 1/4। 2 महिला 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में समाप्त। अकेली महिला एक दिन में कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय कितना है? x। तो एक दिन का निकालने के लिए अपना क्या किया? 1/x किया। वैसा ही जब दो महिला 5 पुरुष एक काम को 4 दिनों में खत्म करते हैं तो 2 महिला 5 पुरुष एक दिन में 1/4 भाग काम करते होंगे। तो आप मुझे बताइए 1/4 क्या है? 2 महिला और 5 पुरुष के एक दिन का काम। हाई क्या है? 2 महिला और 5 पुरुष के एक दिन का काम। हाई डायरेक्ट निकाले हैं, हाई इनडायरेक्ट निकाले हैं, दोनों को अलग अलग निकाल कर जोड़ रहे हैं तो 2 महिला और 5 पुरुष के एक दिन का काम है। और डायरेक्ट यहां दिया हुआ है 2 महिला 5 पुरुष एक काम को 4 दिनों में खत्म करते हैं तो एक दिन में 1/4 भाग काम करते होंगे। तो 2 महिला 5 पुरुष के एक दिन का काम, 2 महिला 5 पुरुष एक दिन का काम, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यहां से बनेगा समीकरण 1। क्या आप बताइए समझ में आपको आया कि नहीं आया? बोलिए, कोई दिक्कत? इतना गहराई से चीजों को समझना है शांत पूर्वक ताकि ये समझ में आ जाए। तो 1 कितना है? 4। बढ़े आगे। इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे क्योंकि बट्टा में 4 आ रहा है। अब आपको लेट मानना पड़ेगा 1/x बराबर a, 1/y बराबर b, तब जाके सरिया सरिया के मेकअप के साथ लिखना पड़ेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप में क्या कह रहा है? 3 महिला 6 पुरुष 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यहां और मजा आएगा सर, एक बार और समझिए, यहां पे एक बार और समझने का मौका मिलेगा। प्रश्न के दूसरे भाग से बोलो बच्चा, अगर ना समझ में आएगा तो एक बार और जाएगा घर देख लेना वीडियो कल। आगे सुनो, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। तो लोग बहुत समझदार, आसानी से अच्छे से समझ रहा है। क्लियर है? लिख रहे हैं 3 महिला 6 पुरुष 3 दिनों में समाप्त करते हैं। यहां लिखे 3 महिला और कितना बाबू? 6 पुरुष ना, 6 पुरुष एक काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं? एक काम को
3 दिनों में क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, समाप्त करते हैं, राइट। 3 महिला और 6 पुरुष एक काम को 3 दिनों में समाप्त करते हैं। अब सोचो बाबू, एक महिला एक दिन में 1/x भाग काम करती है, तो 3 महिला एक दिन में 3/x काम करेगी कि नहीं करेगी? एक पुरुष एक दिन में 1/y भाग काम करता है, तो 6 पुरुष एक दिन में 6/y काम करेगा कि नहीं करेगा? और दोनों को जोड़ दोगे तो 3 महिला और 6 पुरुष का एक दिन का कार्य निकल गया, बोलो। और फिर यहां पे अब इसको डायरेक्ट देखो, 3 महिला 6 पुरुष काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं? तो 3 महिला 6 पुरुष एक काम को एक दिन में कितना करते होंगे? 1/3। तो 1/3 हो गया। 3 महिला 6 पुरुष के एक दिन का काम है, यो जो है 3 महिला और 6 पुरुष के एक दिन का काम है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो गया, खत्म। यहां से निकल गया तब सब हो जाएगा। अब आपको करना पड़ेगा लेट 1/x इज इक्वल टू में a और 1/y इज इक्वल टू में b। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा समीकरण एक जो यहां दिख रहा है, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। तो यहां लिखाएगा 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? या 4 दूना 8a प्लस 5 चौका 20b बराबर में 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके ओके, अगला इक्वेशन 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। तो यहां होगा 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3। बोल बच्चा, आया समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई मारो। 3 तरीका 9a प्लस 36 18b बराबर में 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। आनी बनी क्या जानी तो बनाई। बताओ तो पहले तुम a का मान बताओ मुझे कितना आया है? 1 और b का मान कितना आया है? 36। ये आप ही को हल करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि हमने ऐसे सवाल को बता दिया है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। तो आप बताओ, जब 1 a का मान 1/18 है, तो 1/x बराबर में a माने हो कि नहीं माने हो? माने हो। तो 1/x बराबर में a का मान 1/18। उलट दोगे तो x का मान कितना होगा? 18। तो 18 क्या है? लास्ट में आपको बात को मेंशन करना पड़ेगा, जो तो अकेली महिला द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय इक्वल टू 18 दिन। तथा अब दूसरा निकालोगे, 1/y बराबर में b का मामला है, तो 1/y बराबर b का मान 1 कितना है? 36। तो y का मान कितना हो जाएगा? 36। कितना आएगा? 36 दिन। अब यहां लास्ट में कहना पड़ेगा, जो तो अकेला पुरुष द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय इक्वल टू कितना दिन? 36। अब सोचो, अकेला पुरुष करेगा तो 36 दिन लगाएगा, अकेली महिला 18 दिन में कर देगी। क्या बताया जा रहा है? महिलाओं को काम करता, बहुत काम करने वाली। अच्छी बात है, सलाम है ऐसे महिलाओं को। चलिए आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही रखिए, कल हम फिर बात करेंगे। आज के लिए जय हिंद।